भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर इस समय एक बड़े संकट से गुजर रहा है। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में मंदी देखी जा रही और पूरी इंडस्ट्री कई चुनौतियों का सामना कर रही। ताज़ा अपडेट सियाम से जुड़ा हुआ है। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में कारों की बिक्री जो है 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। प्रवीण सर, क्यों नहीं बिक रही है गाड़ियाँ? लगातार हम लोग इस पर जो है अपनी कवरेज जो है बनाए हुए रख रहे हैं। 52,000 करोड़ का स्टॉक पाइल अप, लगातार इन्वेंट्रीज बढ़ रही है। आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात कर लीजिए सर, चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट वाला मामला देख लीजिए, उस तरह से कहा जा रहा है कि सप्लाई रुक सकती है और तमाम तरह के। इसके पहले भी प्रवीण सर मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर की जो क्राइसिस चल रही थी 2020-22 के आसपास कोविड के टाइम से, उस समय भी कहा गया कि भाई पूरा प्रोडक्शन जो है थम सकता है, सेल्स गिर सकती है। अब एक नया जो है चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट। नहीं, देखिए ऑटो सेक्टर इस वक्त, और हम लोग भी कई बार बात करते हैं, ऑटो सेक्टर देश का इस वक्त सबसे बड़ी चर्निंग के दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ी एक तरह से कहें परेशानी के दौर से इस वक्त गुजर रहा है सर। कई समस्याएं हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और उन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि आखिर जो कारें बन रही हैं वो बिकेंगी कैसे। और जो सियाम के और बार बार जो आंकड़े आते हैं, महीने दर महीने, साल दर साल जो आंकड़े आ रहे हैं, वो इस तस्वीर को लगातार ये बताते हैं कि तस्वीर देश के ऑटो इंडस्ट्री की ठीक नहीं है। एक आंकड़ा है, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। ऑटो मेकर्स कह रहे हैं कि मैंने 3,12,850 यूनिट जो है डीलर्स को इसी महीने डिस्पैच किया। अगर इसी आंकड़े को आप एक साल पिछले से अगर कंपेयर करेंगे तो कहा जा रहा है कि उस समय हम लोगों ने 337,757 यानी 3,37,757 यूनिट्स बेची थी। यानी अगर आप दोनों को डेटा को कंपेयर करेंगे तो 7.4% का फॉल है सालाना आधार पर। बिल्कुल 7.5% का फॉल। जहां हम इस देश में बात करते हैं कि जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ रही है, 7% के आसपास आपको एफडी में रिटर्न्स मिल रहा है, वहां ऐसे सेक्टर में देखना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेबर इंटेंसिव है, वहां 7.5% का डेंट, ये बहुत चिंताजनक बात है सर। नहीं, देखिए, और इसको इस तरह से भी समझिए कि डीलर के पास, यानी होलसेल डिस्पैच के ये आंकड़े हैं बेसिकली, डीलर्स के पास कंपनियां, मैन्युफैक्चरर अगर गाड़ियां नहीं बेच पा रही हैं, इसका मतलब डीलर गाड़ियां ले नहीं रहे हैं। डीलर गाड़ियां क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनके आउटलेट्स पे से गाड़ियां नहीं बिक रही, यानी उनके पास जो ऑलरेडी जो इन्वेंट्री है वो 55 दिन 50 दिन का उसका पाइलअप पड़ा हुआ है। ओके। तो इस वजह से डीलर मैन्युफैक्चरर से ही गाड़ी नहीं उठा रहे कि अभी आप रुको, पहले ये वाला जो माल है ये तो खप जाए। और इसी वजह से आप अखबारों को उठा के देखिए, आप एड्स देखिए, चाहे सोशल मीडिया पे देखिए, गाड़ियों पे तगड़े डिस्काउंट भी आपको नजर आएंगे। तो क्या सर बड़ा कारण ये है कि अर्बन कंज्यूमर्स के पास क्या डिस्क्रिशनरी जो इनकम है वो नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए, वेज ग्रोथ उस रेस्पेक्ट में नहीं हुई जैसा पहले हो रही थी। लोगों की कमाई कम है, लोगों के खर्चे उतने ज़्यादा हैं कि आपकी जो पूरा का पूरा घर का बजट है वो संभाले जाने लायक नहीं है, और इस वजह से लोग कार खरीदने जैसे बड़े खर्च से पीछे हट रहे हैं। एक और बड़ी चीज़ है, वो है कारों की कीमतों का पिछले साल दर साल आधार पे कीमतों में इजाफा होना जी। और ये वो वजह है जिसके चलते कार कंपनियां तगड़े डिस्काउंट दे रही हैं, इसके बावजूद सेल्स उठ नहीं रही है। जी। एक और प्लीज, एक और फैक्टर ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो कंपनियां नए नए मॉडल्स ला रही हैं, पुराने मॉडल्स की जो मांग है वो कम होती जा रही है, और आर्थिक मंदी जैसा आपने कहीं दिया वो भी एक मामला है ही। तो सर इन फैक्टर्स को भी काउंट किया जाए या नहीं? नहीं, बिल्कुल काउंट करना पड़ेगा। और एक और बड़ा फैक्टर है, पुरानी गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही है, नई गाड़ियों की सेल्स कम हो रही है। जी। पुरानी गाड़ियों का तात्पर्य आपका इससे तो नहीं है कि जो आप दिल्ली में जो नया कानून आया है कि अगर 15 साल सब को समराइज आप उसमें कर लीजिए, अलग अलग तरीके के सरकार के रेगुलेशंस को भी समराइज कर लीजिए, लोगों की कमाई को भी समराइज कर लीजिए, उसमें तमाम चीज़ें, लोगों की बढ़ती जो प्रेफरेंस में जो बदलाव आया है, लोगों की यूटिलिटी व्हीकल खरीदने का जो एक प्रवृत्ति बढ़ी है, वो भी उसमें शामिल है जी। उसकी वजह से ये हुआ है कि FY26 में लगभग 60 लाख पुरानी गाड़ियां बिकने का एक अनुमान है। एग्जैक्टली। और उसमें 8 से 10% की जो ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले होती हुई दिखाई दे रही है। जी। कल भी सर हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो सर उसमें भी कहा गया कि जो पुरानी गाड़ियों की कीमत है विशाल, वो अब पहले जैसी नहीं रही। पहले 3 लाख 4 लाख रुपए में छोटी गाड़ियां आ जाती थी, लेकिन अब आप खरीदने जाइए तो कोई भी छोटी कार भी अगर आप देखिए एकदम स्टार्टिंग लेवल की, वो भी 5-6 लाख से आसपास से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। ऑन रोड आते आते वो भी 6-7 लाख रुपए की पड़ रही है। तो लोगों को लग रहा है कि सर 6-7 लाख रुपए दें, उससे अच्छा और क्यों नहीं 2-4-5 लाख लोन ले लें और उसके बाद बड़ी गाड़ियाँ जो है उसको खरीदा जाए। तो इस वजह से जो छोटी कार वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बड़े परेशान होते हुए दिख रहे हैं।
रहे हैं। अब इसी कहानी में मैं सर कैफे नॉर्म्स को लाना चाहूँगा और महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्सेस मारुति सुजुकी की जो लड़ाई है उसको भी आपसे बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। उसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं मनी सेंट्रल में कि पहले कैफे नॉर्म्स है क्या सर, ये समझाइए। देखिए, अगले साल से जो कैफे नॉर्म हैं जो सरकार के हैं उसको लागू किया जाना है। एमिशन को वेट के आधार पे जो नॉर्म्स हैं उसमें कहा जो मोटे तौर पे जा रहा है वो ये है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं जो ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही हैं उनको उस चीज़ की इजाज़त मिल जाएगी कि आप ज़्यादा एमिशन कर सकते हैं। छोटी गाड़ियों के लिए वहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ऐसा मारुति कह रही है। जो कैफ़े 3 के जो नॉर्म्स लागू होने वाले हैं, और इसीलिए वो मारुति का कहना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए और वेट के हिसाब से इसमें जो है एमिशन को और बाकी चीज़ों, ताकि छोटी गाड़ियों की बिक्री बनी रहे बड़ी गाड़ियों के मुकाबले। अब इसको लेके जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है और बाकी हैं वो उनका अपना तर्क है कि साहब छोटी गाड़ियां ज़्यादा एमिशन करती हैं, 50% एमिशन छोटी गाड़ियों से निकल रहा है। उनके तमाम तरह के तर्क हैं। उनका ये भी कहना है कि इसका सेल से कोई लेना देना है नहीं गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की बिक्री का। तो वो एक नया जो है एक मसला कैफ़े नॉर्म्स को लेके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि अब ऑटो इंडस्ट्री आपस में ही भिड़ गई है, बजाय इसके कि ये रास्ता ढूंढते कि किस तरह से हमारी बिक्री बढ़ सकती है। जी प्रवीण सर, एक और अंतिम मुद्दा वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल्स को लेकर, क्योंकि इस रिपोर्ट में वो भी जिक्र किया गया है सर। तो ये वाला मामला का क्या लेटेस्ट अपडेट है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। पिछली बार तो हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा किया था कि जापान में कहा गया कि जो बहुत ही अच्छी ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जो स्विफ्ट की, वो प्रोडक्शन हॉल्ट होने की बात कही जा रही थी। और यहाँ भी कहा गया था कि जल्दी अगर आप उस पर अमली जामा नहीं पहनाते हैं, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से जल्दी परमिशन नहीं मांगते हैं, तो यहाँ जो प्रोडक्शन है वो पूरा तरह से हॉल्ट होता हुआ नजर आएगा। 2 व्हीलर्स को मैंने तो अभी जोड़ा ही नहीं सर। 2 व्हीलर्स वाले तो उनका अलग रोना था, वो तो कह रहे थे कि भाई जल्दी कराओ नहीं तो पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं, लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट में अगर हम देखें तो अभी कुछ ऐसा बड़ा या कोई अर्जेंट ऐसा अब दिखाई दे नहीं रहा। जो कंपनियां हैं कुछ वो ये कह रही हैं कि अभी कुछ हमारे सामने एकदम बिल्कुल इमीडिएट कोई डेंजर इसका नहीं है कि सप्लाई को लेके या बाकी स्टॉक मौजूद है कंपनियों के पास, और प्रोडक्शन पे फिलहाल कोई खतरा अभी नज़र नहीं आ रहा। दूसरी और बड़ी बात यह है, चूंकि विदेश मंत्री खुद इस वक्त चाइना में है, जाहिर तौर पर ये आप बात मान के चलिए कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनकी सप्लाई को लेके भी उनकी वहाँ पे चीन के जो बड़े वो हैं उनके साथ बात जरूर हुई होगी और इस मसले का हल निकल सकता है। चलिए सर, मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।